आज हमारे बीच प्रख्यात समाजवादी चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में स्वराज पार्टी संस्थापक श्री योगेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। वो यहाँ लखनऊ पिछले काफ़ी समय बाद आए हैं। आइए जानते हैं जो वर्तमान लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें उनकी क्या राय है। सर, पहले तो एक आपसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको लोग सलीम क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या कहानी है? लोग नहीं कहते, सिर्फ मेरे परिवार के बहुत नज़दीक के लोग कहते हैं, क्योंकि दरअसल ये मेरा कोई निकनेम नहीं है, मेरा बचपन का नाम ही ये था जी। हमारे दादाजी की एक सांप्रदायिक दंगे में हत्या हो गई थी, सन 1938 की बात है वो। उनकी हत्या हो गई थी, हमारे पिताजी ने देखा अपनी आँख से और उनके दिल पे पता नहीं क्या असर हुआ उस सब घटना का, कि उन्होंने फिर बड़े होकर फैसला किया कि अपने बच्चों को वो सब मुस्लिम नाम देंगे। उल्टा असर भी हो सकता था, वो मुसलमान द्वेषी भी बन सकते थे, घृणा भी करने लग सकते थे, हो सकता है आरएसएस में चले जाते, जैसे बहुत लोग घृणा के चलते चले जाते हैं। लेकिन वो गांधी का ज़माना था, उन पे दूसरी तरह की चीज़ों का असर था, वो ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, वो सोच का विचार था। तो उन्होंने फैसला किया, जब बहन पैदा हुई, हमारी बड़ी दीदी हुई, तो हमारी माँ ने कहा देखो बेटी की शादी नहीं होगी अगर उसको ऐसा कोई नाम दे दोगे, लड़का जब हो तो उससे जो करना है कर लेना। तो जब लड़का हुआ उसका नाम सलीम रख दिया गया। यही कहानी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। रोल सिर्फ यही है कि जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ने लगा तो पता नहीं मेरे विरोधी जब बीजेपी के थे उन्होंने कहाँ से इस चीज़ को निकाला, क्योंकि परिवार की बात है तो सब परिवार के तो हर लोग आज भी कहते हैं, हमेशा ही कहते रहे परिवार मित्रों में। उन्होंने इसे खोद के निकाला, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तो सलीम है, मतलब बिल्कुल हिंदू मुस्लिम घृणा पैदा करने की ये कोशिश की, उससे ये बातें सार्वजनिक हो गई। यही कहानी। लेकिन सर वो माहौल आज भी चल रहा है, लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन आज भी सामुदायिकरण जातिवाद जारी है, तो इससे आपको कभी कष्ट नहीं होता है? कि बहुत दुख होता है देख के कि इस चुनाव में जो सही मुद्दे होने चाहिए, लोकसभा चुनाव है, 5 साल के बाद देश की जनता अपना राय दे रही है, राय इस पे होना चाहिए जिस सरकार ने 5 साल राज किया उससे कहें कि भाई जवाब दो, हिसाब दो। और जो दूसरे आ रहे हैं विपक्ष वाले, उनसे पूछा जाए कि अच्छा भरोसा दो, क्या करोगे बताओ, कैसे यकीन करें आप पे। तो सवाल होना चाहिए किसान की अवस्था पे, सवाल होना चाहिए बेरोजगारी के सवाल पे। इतनी भयानक बेरोजगारी इस वक्त देश में है, किसान की हालत इतनी ख़राब है, और सवाल क्या चल रहा है, जैसे ही मतलब जैसे कहिए कि एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आया तो सिलेबस बदल दिया कि इम्तिहान होने वाला है, मुझे लगता है फेल हो जाऊंगा, इसलिए मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम मत करो, आप केमिस्ट्री का कर लो, आप ना हिस्ट्री का एग्ज़ाम कर लो, वो मेरे को ठीक आता है। तो सारा मामला अब किस पे, बालाकोट, अब वायनाड में कितने मुसलमान कितने हिंदू हैं इसके ऊपर चर्चा, कौन चौकीदार है इसके ऊपर चर्चा, और हिंदू मुसलमान बीजेपी वालों को देख लीजिए, जिस चर्चा में चर्चा आप उनसे बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, 3 मिनट बाद वो कोई ना कोई हिंदू मुसलमान लेके आएंगे इस चीज़ के अंदर। आप किसान पे चर्चा कर लीजिए। तो कुल मिला के इस देश में हिंदू मुसलमान के सवाल पे द्वेष पैदा करना ये राजनीति बन गई है, और ऐसा माहौल है, और माफ़ कीजिएगा मीडिया इस सब माहौल में इतना हिस्सा बन गया है इस वक्त देश का। देश के मीडिया के लिए तो ये सबसे अंधकार का युग है। इमरजेंसी मैंने अपनी आँख से देखी है, इमरजेंसी में प्राइवेट मीडिया ही बहुत कम था, लेकिन इमरजेंसी के बाद पहली बार है कि मीडिया जो है वो तो सत्ता का दलाल बना हुआ है। तो जो चाहते हैं वो एजेंडा चलता है, उसको चलाया जाता है, और उसका जो विरोध करने वाले हैं वो या तो इतने निकम्मे हैं, और दूसरा जो हिंदू मुसलमान का विरोध करना चाहते हैं वो जातीयता की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे कैसे मुकाबला होगा, कैसे उसका किया जाए? लेकिन सर आप पर बारे में अक्सर कहता है कि आप जो है केवल मोदी का विरोध करते हैं, और कांग्रेस को लेकर आपका लचर रवैया रहता है। जैसे कहा गया कि जब आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तो उसके पीछे कांग्रेस थी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ इसके पीछे कांग्रेस थी? जी, एक समय कहा गया था, और इसलिए कांग्रेस ने मेरे को यूजीसी से निकाल दिया। मैं आज तक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के इतिहास में किसी व्यक्ति को निकाला नहीं गया है। कांग्रेस सरकार ने मुझे निकाला था वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से, सड़क पे लाठियाँ चलवाई थी, और कांग्रेस के लोगों के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ, इनके कोयला स्कैम के खिलाफ हमने सड़क के ऊपर आंदोलन किए थे। तो ये तो बहुत ही अनहोनी बात आप मुझे सुना रहे हैं कि जिनके खिलाफ सड़क पे मैं आंदोलन कर रहा था, जो मुझे लाठी चला रहे थे,
वो मुझे किसी पार्टी में शामिल कर रहे थे। पहली बार मैं सुन रहा हूँ, पर पत्रकारिता इस देश में नई नई बातें आ रही हैं। चलिए, जो मोदी के खिलाफ एक माहौल है, इससे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। ये जो यूपी में गठबंधन बना है, तो उससे अब कितनी उम्मीदें हैं? ये गठबंधन कुछ कर पाएगा? गठबंधन का दो तरह से असर होता है। एक तो ये कि गठबंधन में वोट जुड़ जाते हैं, जाहिर है, दो अलग अलग पार्टियों के वोट होते हैं, जोड़ देते हैं, तो उससे गणित में तो फ़ायदा होता ही होता है। लेकिन दूसरा गठबंधन का फ़ायदा ये होता है कि गठबंधन कई बार एक नई आशा जगाता है, एक नया एजेंडा लेके आता है। तो आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी गठबंधन की चर्चा है, वो गणित के बारे में तो है। अब यादव और मुसलमान जुड़ जाएंगे, दलित जुड़ जाएंगे, ये वाला दलित जुड़ेगा, वो वाला नहीं जुड़ेगा, ये गणित तो मैं बहुत सुन चुका। लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के लिए करेंगे क्या? आपके पास वो 5 कोई सपना है, कोई 5 वादे हैं, कोई योजना है? जब तक योजना नहीं है, जब तक कोई सपना नहीं है आपके पास समाज को देने के लिए, तब तक खाली गणित से न तो चुनाव जीते जा सकते हैं, ना जीते जाने चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत समय बाद बहुत बड़ी चुनौती मिली है। लेकिन ये चुनौती क्या केवल गणित की चुनौती होगी या इससे ज़्यादा बढ़ेगी, ये प्रश्न अभी भी खुला है। सर, किसानों के लिए आपने बहुत संघर्ष किया है। ये मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि की जो बजट व्यवस्था की है, उससे किसानों को कितना लाभ मिल पाएगा? देखिए, 6,000 रुपया प्रति वर्ष, वो भी भूमि स्वामी को, जो सबसे गरीब, जो वाकई जो ज़रूरतमंद किसान है, वो है जो बटाई पे खेती कर रहा है, जो ठेके पे कर रहा है, जो मजदूरी भी कर रहा है, वो कर रहा है, उसको तो एक ढेला मिलेगा नहीं इसमें से। और एक परिवार की परिभाषा ये है कि ख़ानदान, आमतौर पे क्या होता है, ज़मीन जो है वो मेरे नाम थोड़ी होती है, तो पिताजी या दादाजी के नाम पे होती है, तो उसके हिसाब से तो दादाजी एक परिवार है, तो पूरे ख़ानदान को 6 महीने में मिल जाएंगे 3,000 रुपया। 5 एकड़ ज़मीन पे दे रहे हैं, तो 1 एकड़ के पीछे एक फसल 1 एकड़ पे लगाने का 600 रुपये का अनुदान। अब आप सोच लीजिए उससे क्या होगा। उससे तो डीजल का खर्चा नहीं निकलेगा, उससे तो बिजाई का खर्चा नहीं निकलेगा, उससे तो 2 बार पानी नहीं दे सकते आप। तो मैं नहीं समझता इससे कोई बहुत बड़ा असर किसान की स्थिति पे पड़ने वाला है। बाकी ये तो चुनाव से पहले दी हुई रिश्वत है, जो सरकार की तरफ से रिश्वत पहुंचा दी गई है, और साथ में होगा कमल का निशान भी जाएगा कि भाई ये लो 2,000 रुपये, कमल को याद रखना, ये वाला मामला है। कहने का मतलब कि जैसे कि मोदी सरकार पर आरोप लगते हैं कि कई योजनाओं में छलावा कर रही है, किसानों के साथ भी वो छलावा कर रही है। हाँ, मैंने तो इसके बारे में बाकायदा एक किताब लिखी है, जी। ये कहते हुए कि मोदी सरकार इस देश के इतिहास की सबसे किसान विरोधी सरकार है जी। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। हाँ। सरकारें पहले भी किसान हितैषी थी नहीं, किसानों की स्थिति खराब हुई है इस देश में पिछले 70 साल में, भला चंगा किसान अस्पताल में पहुंच गया है, लेकिन मोदी सरकार ने उसको अस्पताल से अब ICU तक पहुंचा दिया है, और बाकियों ने किसान का फ़ायदा नहीं किया। इस सरकार ने तो किसान को नुकसान पहुंचाने के एक नहीं कितने काम किए हैं। सूखा पड़ा, कोई मदद नहीं की। इन्होंने पशु के मामले में आवारा पशु की समस्या जो है, ये तो इस सरकार की क्रिएट की हुई है। नोटबंदी ने किसान की कमर तोड़ दी। वायदा किया किसान को ये दाम दिलाएंगे, वो दाम दिलाएंगे, वास्तव में ज़मीन पे कोई मंडी के दाम में फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा निर्यात आयात के चक्कर में किसान को और पिटवा दिया। तो इस सरकार ज़मीन छीनने की एक बार नहीं 4-4 बार अध्यादेश ला के कोशिश की। तो इससे घोर किसान विरोधी सरकार तो इस देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं आई है। सर, अध्यादेश को लेकर सवाल मन में आ रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक जो 2016 है, उसमें क्या कमी है जिसका आपने विरोध किया था? ऐसा क्या है उसमें? ये तो बिल्कुल जिन्ना वाली बात है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते थे? मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि भारत नाम का कोई देश नहीं है, इसमें 2 देश हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और धर्म के आधार पर नागरिकता और राष्ट्रीयता परिभाषित होनी चाहिए। और हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने क्या कहा? स्वतंत्रता आंदोलन ने कहा कि ये भारत देश है, इसे धर्म के आधार पर नागरिकता परिभाषित नहीं हो सकती। उस वक्त जिन्ना से कौन सहमत थे? सावरकर सहमत थे, और कोई सहमत नहीं था। तो सावरकर और जिन्ना एक लाइन के आदमी थे, और बाकी पूरे देश ने इसका विरोध किया, इसको ख़त्म किया। 2 नेशन थ्योरी जो थी, इसका विरोध किया। इस 2 नेशन थ्योरी के चलते हुए पाकिस्तान बना। आज उसी 2 नेशन थ्योरी को लाने की कोशिश की जा रही है। ये जो नागरिकता संशोधन नियम है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप भारत के बाहर से आएँ, अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, तब तो ठीक है, आपको नागरिकता दे देंगे, बाकियों को नहीं। बाकी कौन बच गए?
मुसलमान। और ये नियम किस पे लागू होता है? केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से आते कौन है? मुख्यतः मुसलमान। तो बेसिकली पहली बार भारत के इतिहास में हमारी नागरिकता को धर्म के आधार पर परिभाषित किया जा रहा है। ये तो हमारे देश की भावना के विरुद्ध है, इस देश की 5000 साल की भावना के विरुद्ध है। ये तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध है, हमारे राष्ट्रवाद के विरुद्ध है, हमारे संविधान के विरुद्ध है। और ये करने वाले जिन्ना के अनुयायी हो सकते हैं। उन्हें भारत को पाकिस्तान बनाना, एक हिंदू पाकिस्तान बनाने का सपना है। बीजेपी आरएसएस के मन में जो अंदर सपना है कि देखो उन लोगों ने तो बना लिया, हम नहीं बना पाए, ये पाकिस्तान की नकल करना चाहते हैं। उनको वहाँ जाके ज़रा सीख लेना चाहिए। कभी कभी जर्मनी की नकल करना चाहते हैं। इस देश की मिट्टी से इन्हें कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो कानून है, नागरिकता संशोधन का कानून, ये तो शुद्ध जर्मनी से आयातित विचार है, पाकिस्तान की ईर्ष्या से ग्रस्त विचार है। इन लोगों के लिए भारत में जगह नहीं है, भारत देश इसके लिए बना नहीं है। या आरएसएस वालों के लिए भारत देश की मिट्टी इसके लिए बनी नहीं है। कुछ दिन कुछ कर लेते हैं, लेकिन अंततः मिट्टी बहुत ताकतवर है इस देश की। सर, ये जनता जानना चाहती है कि आपका मोदी को लेकर इतना विरोध क्यों रहता है? मोदी को लेकर क्या? व्यक्ति मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, व्यक्ति से मेरा क्या विरोध? व्यक्ति से तो केवल वही है कि उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी नीतियाँ क्या हैं। मोदी जी ने जिस तरह से शुरुआत से अपनी राजनीति की, वो तो द्वेष फैलाने की राजनीति है। बीच बीच में उन्होंने कुछ विकास के अच्छे काम किए, जब किए मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये तो। लेकिन हर बार 2-3 चीज़ें हैं मोदी जी के बारे में। एक तो ये कि काम कम प्रचार ज़्यादा, लॉन्च कर दी, बड़ा सुंदर सा नाम, बड़े सुंदर नाम देते हैं स्कीमों का, बड़ा सुंदर भाषण दे देते हैं, उसके बाद हाथ झाड़ के चलते बने। आप सिंपल देख लिए, स्वच्छ भारत कितना अच्छा विचार था। मैंने उस दिन कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से स्वच्छता की बात की, मैं सलाम करता हूँ इस बात को। उसके बाद कोई मतलब नहीं है। कोई एक गांव वाला जो सुन रहा होगा, एक व्यक्ति कह दे मेरा मोहल्ला स्वच्छ भारत के कारण पहले से ज़्यादा साफ़ हो गया है, मेरा गांव पहले से ज़्यादा साफ़ हो गया, मैं कहूँगा मोदी जी ने अच्छा काम कर दिया है। इन्हें लॉन्चिंग करने के बाद, एक बार लॉन्चिंग हो गई, टीवी पे विज्ञापन आ गया, होर्डिंग लग गया, उसके बाद हाथ झाड़ के चल दिए। यही इनका स्वच्छ भारत है, यही इनका मेक इन इंडिया है, यही इनके सारी योजनाएं हैं। नमन गंगा पहले से ज़्यादा गंदी हो गई। तो इन्हें विज्ञापन से अधिक, एक तो खाली प्रधानमंत्री से ज़्यादा प्रचार मंत्री हैं, ये मेरी दिक्कत है इनके साथ। दूसरा ये है, ये हिंदू मुसलमान की घृणा फैलाना। आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, घर पे रखो ना, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी को छोटा क्यों कर रहे हो? इतनी घृणा का प्रचार करना, मैं तो सोच नहीं सकता भारत का प्रधानमंत्री इतनी घृणा फैलाएगा। और तीसरा, झूठ बोलने का जो इनको आदत है। इस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री देखे हैं, बुरे भी देखे हैं, काम करने वाले भी देखे हैं, निकम्मे भी देखे हैं, बहुत निकम्मे भी रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने कहीं नहीं देखा कि कैमरे में देखते हुए, जैसे मैं अब देख रहा हूँ, कैमरे में देखते हुए साफ झूठ बोल सकते हैं। अरे कोई दूसरा बोलता थोड़ा सी शर्म आती है, इधर उधर देख लेता है, साधारण इंसान, मैं आप झूठ बोलेंगे थोड़ी शर्म आएगी, नीचे देखेंगे। ये एकदम आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये दिक्कत है। बाकी व्यक्ति के रूप में अपने को क्या मतलब उनसे। तो ये थे हमारे साथ प्रख्यात समाज सेवी और राजनीतिक चिंतक योगेंद्र यादव जी। उनका लखनऊ में आकर यहाँ न्यूज़ टैग चैनल से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मैं श्रीधर अग्निहोत्री, नमस्कार।